Hi everyone, welcome to the sociology class. I hope you all are doing good. So today is our fifth class of the series that we are doing, Sociocrux Ultimate Question Bank series. In this series, we are solving important questions for NET, GATE and CUET PG exam. And अभी तक हम लोगों ने जितने भी questions किए हैं, जो भी स्टूडेंट्स इस क्लास को देख रहे हैं, आप लोगों को कमेंट में मुझे ज़रूर से बताना है दैट व्हाट एग्जाम यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एंड व्हाट इज़ योर स्कोर। 25 में से आपके कितने क्वेश्चंस आए हैं सही, ये आपको मुझे बताना है, ओके। बिकॉज if students will not participate with me in the class, then there is no point of making the class, right? So if you are watching the class, if you are liking the questions, do let me know in the comment section, okay? Now, those of you who are watching me for the first time, my name is Bhairavi Bharadwaj and I teach sociology on this platform. ये वाला टेलीग्राम आप ज़रूर से ज्वाइन करिएगा क्योंकि जो भी PDF है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस हैं, वो इसी टेलीग्राम पे मिलती है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। यू गाइज नो द रूल्स। 25 क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और ये सारे क्वेश्चंस मेरे बनाए नहीं हैं। ऑल दीज क्वेश्चंस आर दोज जो ऑलरेडी एग्जाम्स में आए हुए हैं, ओके। सो दे आर इंपॉर्टेंट फॉर नेट, गेट एंड CUET PG। तो स्टार्ट करते हैं और लास्ट में मुझे ज़रूर से बताना कि 25 में से कितने क्वेश्चंस तुम्हारे सही हुए, ओके। नाउ दोज ऑफ यू हु आर प्रिपेयरिंग फॉर CUET PG 2026 एग्ज़ाम, अभी भी काफ़ी टाइम है, तुम लोग कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। अगर डेडिकेटेड स्टडी कर सकते हो तो इस कोर्स में मैंने बहुत कुछ इन डेप्थ पढ़ाया है। तो ऑलमोस्ट 70+ क्लासेस तुम लोगों को मिलेंगी। 1 घंटे की एक क्लास यानी 70 आवर्स समझ लो इसमें लगेंगे तुम्हें कंप्लीट करने में। तो अगर डेडिकेट होकर पढ़ना चाहते हो 2 महीने तो प्लीज़ कर लो, क्योंकि मार्च के एंड में ही सोशोलॉजी का एग्ज़ाम होना है, ठीक है। तो अभी भी टाइम है, अगर 1 मंथ भी अच्छे से करोगे तो कोर्स कंप्लीट कर सकते हो। एक दिन में 2-3 क्लास भी देखोगे तब भी हो जाएगा। कुछ क्लासेस 30 मिनट्स की हैं, कुछ 40 मिनट्स की भी हैं, ठीक है। और साथ में टेस्ट सीरीज़ भी स्टार्ट हो रही है अब गाइस, तो जिन लोगों को टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करनी है कर लो। 24 से टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन हो जाएगी। शेड्यूल मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है आज ही, तो आई होप तुम लोगों ने देख लिया होगा, ठीक है। और जो लोग टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर रहे हैं ना, प्लीज़ मुझे अपना ईमेल आईडी तुरंत मेरे पर्सनल टेलीग्राम पे बताना। लास्ट में मैं अपना पर्सनल टेलीग्राम बताती हूँ, उसमें बताना, सो दैट मैं तुम लोगों को जो प्राइवेट ग्रुप है उसमें ऐड कर सकूँ, ओके। नाउ अब स्टार्ट करते हैं क्लास। सो क्वेश्चन नंबर 1 देखो। Social psychology, which serves as a bridge between psychology and sociology, maintains a primary interest in the what? History, individual, group या फिर institution? रिलेशनशिप विद सोशल साइंसेस वाला जो टॉपिक है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। CUET PG में वहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो बताओ क्या होगा आंसर। इस बार मुझे लग रहा है सोशोलॉजी और इकोनॉमिक्स से आ सकता है, क्योंकि अभी तक साइकोलॉजी से भी आ चुका है, हिस्ट्री से भी आ चुका है, बट वी नेवर नो, ओके। ये एक बस गेस है, ऐसा नहीं है कि सारे आपको नहीं पढ़ने हैं ना। साइकोलॉजी और सोशोलॉजी के बीच में सोशल साइकोलॉजी एक ब्रिज की तरह वर्क करता है, और उसका प्राइमरी इंटरेस्ट किस में होता है, क्वेश्चन ये है। द करेक्ट आंसर इज बी। जिन्होंने बी आंसर दिया है वेरी गुड। देखो, वी ऑल नो दैट इन साइकोलॉजी वी स्टडी इंडिविजुअल माइंड, राइट। साइकोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, हम इंडिविजुअल माइंड को स्टडी करते हैं, राइट। और सोशोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं, हम ग्रुप्स एंड इंस्टीट्यूशन पे फोकस करते हैं, राइट। बट सोशल साइकोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, सोशल साइकोलॉजी में हम पढ़ते हैं इंडिविजुअल का बिहेवियर इन सोशल कॉन्टेक्स्ट, राइट। कि सोसाइटी में इंडिविजुअल कैसे बिहेव कर रहा है, दैट वी स्टडी इन सोशल साइकोलॉजी। सो इंडिविजुअल जो है वो प्राइमरी इंटरेस्ट हो जाएगा सोशल साइकोलॉजी का, ओके गाइज, प्लीज रिमेंबर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, हु हैज़ डिफाइंड अ सैम्पल as the name implies is a smaller representation of a larger whole? What will be the correct answer? इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ऑलरेडी एग्जाम में आ चुकी है, तो तुम लोगों को ये नोट करनी है। The correct answer, those of you who are giving answers in the chat, very good. C answer is correct. Goody and Hart की important definition है ये, please remember. And Goody and Hart की जो book है वो भी तुम लोगों को याद रखनी है, एग्जाम में आती है। Methods
इन सोशल रिसर्च. ओके, प्लीज़ रिमेंबर, और इसका ईयर भी याद रखना 1952. ओके, कभी कभी क्रोनोलॉजी या फिर ऐसे ही तुम लोगों से पूछ सकते हैं, राइट. क्वेश्चन नंबर 3, हु डिस्कस्ड अबाउट मेरिटोक्रेसी? मेल्विन ट्यूमन, मिशेल यंग, डेविस एंड मूर या फिर टेलकट पार्सन्स? व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? इजी क्वेश्चन, द करेक्ट आंसर इज बी. मिशेल यंग इज़ द करेक्ट आंसर गाइज, प्लीज़ रिमेंबर. और इनकी बुक है, बहुत फेमस बुक, एग्जाम में आती है ये, द राइज ऑफ मेरिटोक्रेसी. ओके, प्लीज़ रिमेंबर 1958 की बुक है ये. ओके, ईयर भी अभी मेंशन कर लो तो याद रहेगा. इन्होंने इसमें डिस्क्राइब किया है सोसाइटी को वेयर स्टेटस एंड रिवॉर्ड आर गिवन बेस्ड ऑन मेरिट, यानी कि स्टेटस और रिवॉर्ड्स जो है वो मेरिट के बेसिस पे जिस सोसाइटी में दिया जाता है उसे हम लोग कहेंगे मेरिटोक्रेसी. ठीक है, एक ऐसा सोसाइटी जहाँ पर स्टेटस और रिवॉर्ड्स मेरिट के बेसिस पे होते हैं. ठीक है, मेरिट को इम्पोर्टेंस ज़्यादा दी जाएगी. अच्छा, एक चीज़ याद रखना कि इन्होंने ना इसको बहुत ज़्यादा प्रेस करते हुए नहीं कहा है, इन्होंने इस आइडिया को सपोर्ट करते हुए नहीं कहा है, जबकि इन्होंने कहा है कि इससे एक नए तरीके की मेरिट बेस्ड सिस्टम से एक नए तरीके की हमें इनइक्वालिटी आती हुई दिखेगी. ठीक है, सो मेरिटोक्रेसी क्या है? मेरिट बेस्ड सोसाइटी. ठीक है, मेरिट बेस्ड सोसाइटी. अच्छा, यंग जो है इन्होंने इसको प्रेज नहीं किया है. ठीक है, रैदर व्हाट ही सेड दैट इसकी वजह से न्यू टाइप्स ऑफ या न्यू फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी सोसाइटी में हमें देखने को मिलेंगी. ठीक है, जैसे कि सक्सेसफुल लोग ज़्यादा होंगे, है ना, उनके अंदर एरोगेंस होगी, जो लोग फेल हो जाएंगे वो मार्जिनलाइज ग्रुप में आ जाएंगे, है ना. तो इन्होंने इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हुए नहीं कहा है, इन्होंने इसको क्रिटिकली एनालाइज किया है. ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द स्टडी ऑफ मैन? वेरी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट. राल्फ लिंटन, पीवी यंग, जी लुनबर्ग या फिर किंग्सले डेविस? व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? इजी क्वेश्चन. द करेक्ट आंसर इज ए. जिन्होंने ए आंसर दिया, वेरी गुड. राल्फ लिंटन की बुक है और इस बुक में ये बात करते हैं कल्चर की, पर्सनालिटी की, राइट. इन सारे टॉपिक्स पे इन्होंने इस बुक में बात की है. इसके अलावा रोल सबसे इम्पॉर्टेंट, राइट, रोल और स्टेटस ये सब भी इसमें है. ओके, प्लीज़ रिमेंबर, इंपॉर्टेंट बुक है, एग्जाम में पूछी जा सकती है. क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विथ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड हाइपोथेसिस? एक अच्छे हाइपोथेसिस की अगर हम बात करें तो इसमें से क्या है जो नहीं आएगा? कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, स्पेसिफिसिटी एंड प्रिसिशन, कॉम्प्लेक्सिटी, इम्पिरिकल डिफरेंस. नाउ गाइस प्लीज़ रिमेंबर, इन सारे क्वेश्चन से तुम लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता चल रहे हैं. ठीक है, जैसे कि एक अच्छे हाइपोथेसिस के फीचर्स तुम्हें पता होने चाहिए, गुड हाइपोथेसिस में क्या क्या फीचर्स होते हैं वो तुम्हें पता होने चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है. इवन पूरा हाइपोथेसिस का टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है. ओके, तो इसमें से क्या नहीं होगा? प्लीज़ रिमेंबर, नॉट है, ये सब इग्नोर नहीं करना है एग्जाम में. द करेक्ट आंसर इज सी. जिन्होंने सी आंसर दिया है, वेरी गुड. कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, जो भी हमारा हाइपोथेसिस है, अच्छा हाइपोथेसिस, वो कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ऐसा नहीं लगना चाहिए कि एक रिसर्चर कितना स्मार्ट है, राइट. इट इज़ सपोज टू बी टेस्टेबल, क्लियर एंड यूजफुल. तो कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, टेस्टेबल होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, राइट. अच्छा, स्पेसिफिसिटी एंड प्रिसिशन है. कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मतलब क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए, एग्जैक्ट होना चाहिए, राइट. और इम्पिरिकल रेफरेंस का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि रियलिटी को ऑब्जर्व कर रहा हो. ठीक है, रियल हो, ऐसा भी ना हो कि एकदम ही फेक है. जैसे अगर हम लोग बात करें हाइपोथेसिस की, तो अगर मान लो मैंने कहा एजुकेशन अफेक्ट्स सोसाइटी. ठीक है, तो क्या मैं इसको टेस्ट कर सकती हूँ? नहीं, राइट. बट अगर मुझे एक ऐसा
यू कैन से क्वेश्चन बनाना है, एक ऐसा हाइपोथेसिस बनाना है जिसको मैं टेस्ट कर सकूं, तो इसी का एक ऐसा वर्जन होना चाहिए। जैसे अगर मैं कहूँ हायर एजुकेशन, मुझे थोड़ा सा क्लियर होना पड़ेगा, राइट। एजुकेशन में भी कौन सी एजुकेशन की आप बात कर रहे हैं, है ना। हायर एजुकेशन इंक्रीजेस पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, राइट। और इसमें और ऐड कर दें तो ठीक है। अब देखो ये कितना क्लियर है, ठीक है, एकदम रियलिटी में मैं इसको टेस्ट कर सकती हूँ कि हायर एजुकेशन इंक्रीजेस पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। जितना ज़्यादा आप एजुकेशन में हाई की तरफ जाओगे, आपका पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन जो है अर्बन यूथ का वो बढ़ेगा। अब यहाँ पे रूरल यूथ की बात नहीं हो रही है, तो मैं सिटी पे फोकस करूँगी, राइट। अब ये सारे जो है ये एक हाइपोथेसिस नहीं होंगे, इस पर मैं रिसर्च नहीं कर सकती हूँ, इस पर मैं एससी लिख सकती हूँ, राइट। सो देयर इज़ अ डिफरेंस, राइट। थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, तो ये चीज़ याद रखना कि एक हाइपोथेसिस क्या होगा और एक हाइपोथेसिस क्या नहीं होगा। ये सब चीज़ें तुम लोगों को पता होनी चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चंस इस तरह के बनते हैं ना। कोई भी डाउट होगा इस तो तुम लोग मुझसे कमेंट में हमेशा पूछ सकते हो, ओके। नाउ अकॉर्डिंग टू मार्क्स, a capitalist is that who owns ideas, who controls the means of production, who controls the magic, या फिर who controls the means of religion. What will be the correct answer? कार्ल मार्क्स के हिसाब से कैपिटलिस्ट कौन होगा? द करेक्ट आंसर, पहले तो तुम लोगों को ये पता होना चाहिए ना कि मार्क्स क्या सोचते थे, मार्क्स का क्या आइडियोलॉजी था। तो मैंने आप लोगों को कई बार क्वेश्चंस के थ्रू भी एक चीज़ बताई है कि कार्ल मार्क्स जो हैं वो कहते थे कि सोसाइटी इज़ ड्रिवन बाय मटीरियल कंडीशन, यानी कि सोसाइटी जो है वो मटीरियल कंडीशन से चलती है, ठीक है। राइट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कौन क्या ओन कर रहा है, ठीक है, किसके लिए कौन काम कर रहा है, कौन प्रोडक्शन को कंट्रोल कर रहा है, कि ये सारी चीज़ें हैं जिस पे फोकस किया था मार्क्स ने, राइट ना। द करेक्ट आंसर हेयर विल बी बी। कैपिटलिस्ट कौन होगा? जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल कर रहा होगा, राइट। अच्छा, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है? बहुत सारे स्टूडेंट्स को अभी तक ये भी नहीं पता है दैट व्हाट इज़ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। सो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में आ जाता है थिंग्स लाइक मशीन, ठीक है, लैंड हो गया, टूल्स जो होते हैं, कोई रॉ मटेरियल, राइट। तो ये सारी चीज़ें कौन ओन करता है? ये सारी चीज़ें ओन करते हैं कैपिटलिस्ट, ठीक है। तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है? ये सारी चीज़ें, ओके। Now, question number 7. Who gave conscious and unconscious type of social control? किसने दिया है conscious और unconscious type of social control? एमाइल दरखाइम, लमले, ई रॉस या फिर CH कूली? What will be the correct answer? इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे गाइस, सो प्लीज़ ये सारे गलत नहीं करने हैं एग्जाम में। द करेक्ट आंसर इज़ डी। जिन्होंने डी आंसर दिया है वेरी गुड। कॉन्शियस और अनकॉन्शियस सोशल कंट्रोल जो है वो CH कूली का है, ओके। कई बार ये बुक में कुछ अलग दिया होगा, बट प्लीज़ CH कूली के साथ ही जाना, क्योंकि जहाँ पर भी मैंने कहा ना आंसर की में अगर जो आंसर दिया है तो वही हम मानेंगे, ठीक है। अच्छा, कॉन्शियस सोशल कंट्रोल में क्या आएगा? बताओ मुझे तुम लोग चैट में, कॉन्शियस सोशल कंट्रोल में क्या आ सकता है? सो कॉन्शियस का मतलब क्या है? जो हम डेलिब्रेटली करते हैं या मानते हैं, जान के जब हम कंट्रोल रहेंगे, ठीक है, डेलिब्रेटली। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर फॉर्मल चीज़ों की, राइट, जैसे कि लॉ हो गया, कोई ऑर्गेनाइज्ड अथॉरिटी हो गई। जैसे अगर तुम अपने ऑफिस में हो तो वहाँ पर तुम्हें कॉन्शियसली कंट्रोल रहना पड़ेगा, राइट, सोच के, जान के। डेलिब्रेट का मतलब क्या होता है? जान के, ओके ना। अनकॉन्शियस की अगर हम बात करें, अनकॉन्शियस सोशल कंट्रोल में क्या आएगा? तो इसमें आ जाएगा प्राइमरी ग्रुप्स की तरफ से जो आता है ना, फैमिली की तरफ से। जैसे फैमिली ने कुछ सिखाया है,
अब तुम लोग वो अनकॉन्शियसली मानोगे, है ना, कोई कस्टम में है ऐसी चीज़ जो तुम लोग को माननी है, कोई ट्रेडिशन में है, राइट। तो ये सारे हो जाएंगे। एक्चुअली ये सब क्या होते हैं, इनग्रेन्ड हैबिट्स होते हैं। जैसे कल मैंने तुम लोग को डायरेक्ट इनडायरेक्ट बताया था ना, थोड़ा सा उसी से मिलता जुलता है ये, राइट। सो इनग्रेन्ड हैबिट्स है, और इसमें ज़्यादातर क्या आ जाएगा, इनफॉर्मल। ठीक है, इजी है, ये सारे कीवर्ड्स याद रखना, एग्जाम में पूछ सकते हैं कि कॉन्शियस फॉर्मल है कि अनकॉन्शियस इनफॉर्मल है ना, इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो ज़्यादातर हम कह सकते हैं कि ये सोशल रिलेशनशिप्स के प्रेशर की वजह से होता है। ठीक है, प्रेशर ऑफ सोशल रिलेशनशिप। देखो इसी तरीके से तुम लोगों को पढ़ना है, एक बार मीनिंग समझ लो और फिर सोचो उसमें क्या क्या कीवर्ड्स ऐड ऑन हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में इसी तरह से आएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ मैजिकल एक्ट्स आर गिवन बाय दुबे, 3, 4, 2, 5। कितने मैजिकल एक्ट्स के बारे में दुबे ने बात करी है। ये काफ़ी अनकॉमन क्वेश्चन है, आई डोंट थिंक इतना इन डेप्थ पूछेंगे कभी CUET PG में, बट नेट और गेट के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। द करेक्ट आंसर इज़ ए। प्लीज़ रिमेंबर, अगर नहीं पता था इट्स ओके, न्यू इन्फॉर्मेशन है, अपने में ऐड कर लो। 3 टाइप्स ऑफ मैजिकल एक्ट्स या एलिमेंट्स ऑफ मैजिकल एक्ट्स की बात करी है SC दुबे ने। ठीक है, अच्छा गाइस, मैंने इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं किया था, बट जितना किया था उसके बेसिस पे मुझे 3 जो एलिमेंट्स पता चले वो मैं बता देती हूँ। बट अगर कोई डाउट होगा या चेंज होगा तो मैं तुम लोगों को बताऊंगी, इसीलिए मैं यहाँ डाउट लिख रही हूँ ताकि मैं इसको बाद में फ्री टाइम में और ज़्यादा रिसर्च करके बता सकूँ। ओके, सो पहला मुझे मिला था जिसका नाम है कि चैंटिंग वर्ड्स एज मंत्रा। पहला एलिमेंट क्या है कि वर्ड्स जो हैं उनको चैंट करना, जैसे कि हम लोग कोई मंत्र पढ़ते हैं। मैजिकल एक्ट्स के ये क्या है, एलिमेंट है। ठीक है, दूसरा क्या है, स्पेसिफिक एक्शंस अलॉन्ग विद मंत्रा, यानी मंत्रा के साथ हम कुछ स्पेसिफिक एक्शंस भी करेंगे। ठीक है ना, थर्ड क्या है, स्पेसिफिक बॉडली पोजीशन ऑफ परफॉर्मर। स्पेसिफिक बॉडली पोजीशन ऑफ, यानी जो भी मैजिकल एक्ट को परफॉर्म कर रहा है ना, उसकी एक स्पेसिफिक पोजीशन होगी, एक बॉडी का एक पोस्चर होगा, पोजीशन होगा। ठीक है, तो ये 3 इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं जो मुझे मिले, एलिमेंट्स हैं मैजिकल एक्ट्स के जो मुझे मिले। तो थोड़ा सा डाउट इसलिए है क्योंकि मैंने कोई और रिसोर्स नहीं चेक किया, तो जहाँ पे मैंने देखा है वहाँ पे तो ये लिखा था। तो अभी मैं और इस पर रिसर्च करूँगी, अगर कोई चेंज होगा तो तुम लोगों को इसी क्लास के पिंड कमेंट में भी मैं बता दूंगी, और जब मैं PDF दूंगी तो उसमें भी बता दूंगी। ठीक है, अभी के लिए ये इन्फॉर्मेशन सही है, 3 होते हैं ये तो 100% सही है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9, इन विच बुक द कॉन्सेप्ट ऑफ हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म गिवन बाय मार्क्स। कौन सी बुक में हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म के बारे में बात हुई है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, एमाइल दुर्कheim, ये 3 थिंकर तो CUET PG वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। द करेक्ट आंसर विल बी B, द जर्मन आइडियोलॉजी। प्लीज़ रिमेंबर, जर्मन आइडियोलॉजी में इन्होंने बात करी है हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म की। ठीक है, मैं कई बार बता चुकी हूँ पहले भी क्या है हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, हु हैज़ गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ फोक अर्बन कॉन्टिनम। सो फोक अर्बन कॉन्टिनम की बात किसने की है, रॉबर्ट रेडफील्ड, एरविंग गॉफमैन, लुई अल्थूजर, SC दुबे। अच्छा, ये भी बताना है तुम्हें कि फोक अर्बन कॉन्टिनम है क्या। जिसको पता हो प्लीज़ चैट में मुझे आंसर दो। द करेक्ट आंसर इज़ ए, जिन्होंने ए आंसर दिया है वेरी गुड। एंड फोक अर्बन कॉन्टिनम क्या होता है, देखो सोसाइटीज़ जो होती हैं ना वो सडनली ट्रेडिशनल से मॉडर्न की तरफ नहीं जाती हैं, वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस, एक ग्रेजुअल लाइन होती है जिसके थ्रू वो मूव करती हैं फ्रॉम ट्रेडिशनल टू मॉडर्न। ठीक है, तो होता क्या है कि देर इज़ अ ग्रेजुअल शिफ्ट। ओके, ये कहता है कि एक सडन नहीं होता है। प्लीज़ रिमेंबर, ये सब कीवर्ड्स हैं गाइस जो तुम लोग को याद रखने हैं। ठीक है, किसका, फ्रॉम स्मॉल
अर्बन सोसाइटीज़, ठीक है, प्लीज़ रिमेंबर। ये यहाँ पर जो होता है ना, इसी को इन्होंने कहा है फोक अर्बन कॉन्टिनम, यानी एक तरह की ग्रेजुअल लाइन, ठीक है, ट्रेडिशनल सोसाइटी से मॉडर्न सोसाइटी। सो ट्रेडिशनल और मॉडर्न भी याद रखना एग्जाम में अगर आया, ओके। Now, question number 11. D.P. Mukherjee believed that there were three principles of change recognized in Indian traditions, namely Shruti, Smriti, and Anubhav. According to Mukherjee, which of them is the revolutionary principle? What will be the correct answer? Now, D.P. Mukherjee तीन important principle of change की बात करते हैं इंडियन ट्रेडिशन से रिलेटेड, श्रुति, स्मृति और अनुभव। सो मुखर्जी के हिसाब से इसमें से कौन सा है जो रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल है? प्लीज़ रिमेंबर गाइज, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अनुभव, श्रुति, स्मृति या फिर श्रुति एंड स्मृति, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज ए, प्लीज़ रिमेंबर, इट इज़ अनुभव, ओके। और अनुभव एक्चुअली है क्या? अनुभव एक्चुअली है एक्सपीरियंस, ओके। तो ये है जो एक रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल है, प्लीज़ रिमेंबर, ओके। और श्रुति, वी ऑल नो, श्रुति का मतलब है कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज हो जाना जो पहले नहीं पता थी, और स्मृति का मतलब होता है ट्रेडिशन, ठीक है, या फिर मेमोरी भी कह सकते हो। प्लीज़ कोई स्टूडेंट बताना मुझे कंफर्म करके कि मैंने ये टॉपिक नोट्स में पढ़ाया है या ऐड करवाया है या नहीं, ठीक है, एक बार मुझे बताना। बट ये इन्फॉर्मेशन अपने पास नोट कर लेना, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट टाइम तुमसे यही क्वेश्चन पूछ लेंगे कि डीपी मुखर्जी ने किसके बारे में बात की है, राइट, एक ऑप्शन गलत दे देंगे। सो इस तरीके से सारी इन्फॉर्मेशन जो क्वेश्चन हमें मिलती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ओके। सो लाइटली मत लेना ना। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, हु सेड दैट हिस्ट्री इज सोशोलॉजी ऑफ पास्ट एंड सोशोलॉजी इज हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट? ये मैंने कोर्स में कराया है, क्या होगा बताओ? जॉर्ज ई होबार्ट, टी.बी. बॉटमोरे, बर्न्स एंड बेकर या फिर F.H. गिडिंग्स? व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? आ सकता है ये क्वेश्चन भी, बिकॉज रिलेशनशिप विद अदर सोशल साइंसेज हमारे सिलेबस में है, राइट। द करेक्ट आंसर इज ए, प्लीज रिमेंबर, इट इज जॉर्ज ई होबार्ट, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, हु रोट द बुक कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स? दीपांकर गुप्ता, J.H. हटन, रजनी कोठारी, L.P. विद्यार्थी? कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स बहुत ईजी बुक है। आई होप सब लोग इसका आंसर सही दे रहे होंगे। द करेक्ट आंसर इज सी, जिन्होंने सी आंसर दिया है, वेरी गुड। रजनी कोठारी की और भी बुक्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, तो एक बार देख लेना बिफोर योर एग्जाम, ओके। ना क्वेश्चन नंबर 14, अकॉर्डिंग टू टी.के. उमन, कम्युनलिज्म हैज़ डायमेंशंस। कम्युनलिज्म के कुछ डायमेंशंस हैं जिनके बारे में टी.के. उमन ने बात करी है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर कम्युनलिज्म। अगर आपके सिलेबस में कम्युनलिज्म है, जैसे CUET PG में है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या होगा बताओ इसका आंसर? कोर्स में मैंने कराया है। 5, 6, 8, 7 कितने डायमेंशंस इन्होंने दिए हैं कम्युनलिज्म के? एंड यू हैव टू टेल मी दी नेम ऑल्सो, आपको मुझे नेम भी बताने हैं। क्या होगा? द करेक्ट आंसर इज़ बी, जिन्होंने बी आंसर दिया है, वेरी गुड। तो इसके नाम भी बताओ मुझे क्या क्या है। मैं लिखूंगी नहीं इसमें, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू टेल मी इन दी कॉमेंट सेक्शन, ठीक है। मैं जो बोल रही हूँ उसको कॉमेंट सेक्शन में रिपीट करना। एसेमिलेशनिस्ट, वेलफेयरिस्ट, रिट्रीटिस्ट, रिटैलिटरी, सेपरेटिस्ट एंड सक्सेशनिस्ट। जिन्होंने कोर्स ज्वाइन किया है उन्हें तो ये नाम जाने पहचाने लग रहे होंगे, बट जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया है गाइस, प्लीज़ ये 6 इंपॉर्टेंट जो डायमेंशंस हैं इनको ज़रूर से पढ़ के जाना, देख लेना, बिकॉज एग्जाम में आ सकता है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, हु इज़ द ऑथर ऑफ फोकवेस? बोगार्डस, जिन्सबर्ग, सुमनर, डेविस? व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? ईजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम हम इस पर नहीं लगाएंगे। द करेक्ट आंसर इज सी, जिन्होंने सी आंसर दिया, वेरी गुड। सुमनर इज़ द करेक्ट आंसर। इन्होंने इसमें फोकवे, मोरे, कस्टम, सोशल नॉर्म्स, इन सब पे बात की है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट बुक है। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्नाइजेशन? इसमें से कौन सा है जो मॉडर्नाइजेशन के बारे में बात नहीं कर रहा है या उसका फीचर नहीं है? साइंटिफिक टेम्पर, लो एस्पिरेशंस, रीजन एंड रैशनलिज्म, अचीवमेंट ओरिएंटेशन? व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज़ बी, लो एस्पिरेशंस नहीं होती हैं, जबकि क्या होता है, हाई एस्पिरेशंस होती हैं। अगर हम लोग अचीवमेंट ओरिएंटेड होंगे तो हमारे एस्पिरेशंस भी हाई होंगी, राइट। हम ज़्यादा से ज़्यादा हाई गोल्स रखेंगे, हम अचीव करना चाहेंगे चीज़ें, राइट। सो द करेक्ट आंसर विल बी बी, जिन्होंने बी आंसर दिया है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, विच इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ सोशलाइजेशन? इसमें से कौन सी है जो फर्स्ट स्टेज है सोशलाइजेशन की? दिस क्वेश्चन इज़ फ्रॉम सिगमंड फ्रॉइड। तो सोशलाइजेशन में उनकी थ्योरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ओके। आइडेंटिफिकेशन स्टेज, एनल स्टेज, ओरल स्टेज, एडोलसेंट?
पढ़ा चुकी हूँ मैं ये सब चीज़ें. आई होप यू गाइज रिमेंबर. वॉट विल बी द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज सी. जिन्होंने सी आंसर दिया है, वेरी गुड. वी ऑल नो सबसे पहली स्टेज कौन सी होती है? ओरल स्टेज, जिसमें जो फोकस है सारा वो माउथ पे होता है. ठीक है. उसके बाद सेकेंड स्टेज पे हम आते हैं, दैट इज एनल स्टेज. एनल स्टेज में क्या होता है? ब्लैडर या फिर बाउल मूवमेंट पे फोकस होता है. ठीक है. ये सारे इरोजिनस जोन है. आई होप यू गाइज रिमेंबर ऑल दिस. इसके बाद आता है फेलिक स्टेज या फिर वी कैन से ओडिपल स्टेज या एडिपल, जैसे भी इसको पढ़ो. राइट. यहाँ पर सारा जो फोकस है वो किस पे होता है? जेनिटल्स पे. ठीक है. इसके अलावा एडिपल के अलावा इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स की भी हम यहाँ पे बात करते हैं. ये सब मैंने कोर्स में इन डेप्थ पढ़ा दिया है. राइट. इसके बाद जो स्टेज आती है वो है लेटेंसी, जिसमें हम लर्निंग पे फोकस करते हैं. और लास्ट स्टेज जो हमारी होगी दैट इज़ एडोलसेंट. राइट. आई होप यू गाइज रिमेंबर ऑल दिस. एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ ये थ्योरी ज़रूर से पढ़ लेना. नाउ क्वेश्चन नंबर 18. एक जर्मन टर्म दिया हुआ है कि इसका मीनिंग आपसे पूछा है. सबसे पहले तो देख के ही पता चल रहा है दैट ये वेबर का है. राइट. अब इसका मतलब बताओ. इमोशनल एक्शन, वैल्यू ओरिएंटेड रैशनल एक्शन, गोल ओरिएंटेड रैशनल एक्शन या फिर ट्रेडिशनल एक्शन. व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? वेरी गुड. जिन्होंने बी आंसर दिया है, वेरी गुड. ठीक है. वी ऑल नो वर्ड रैशनल इज वैल्यू रैशनल एंड ज़्विक रैशनल इज इमोशनल या फिर रैशनल एक्शन. यानी गोल ओरिएंटेड रैशनल एक्शन को इमोशनल इंस्ट्रूमेंटल भी कहते हैं. ठीक है. कहीं कहीं पे इंस्ट्रूमेंटल रैशनल एक्शन आ जाता है. ठीक है. या फिर तुमसे दूसरा वर्ड पूछ लेंगे दैट इज ज़्विक रैशनल, जर्मन टर्म. ठीक है. अच्छा, एक चीज़ और बताओ कि ये जो वैल्यू एक्शंस हैं वो कौन से होते हैं? वैल्यू एक्शंस वो होते हैं जो हमारे स्ट्रॉन्ग मॉरल और एथिकल वैल्यू पे गाइडेड होते हैं. ठीक है. उन पे बेस्ड होते हैं. जैसे ड्यूटी, राइट, ऑनर, इसके अलावा रिलीजन, इसके अलावा रिलीजन हो गया. राइट. या फिर किसी के प्रति डिवोशन वी कैन से. ये सब आ जाएगा किसमें? वैल्यू ओरिएंटेशन में. क्योंकि यहाँ पर हम जो भी करेंगे वो अपने मॉरल और एथिकल वैल्यू के साथ करेंगे. ठीक है. मैं शॉर्ट में आपको पढ़ाऊँगी ये सारा जो भी वेबर रिलेटेड है और मार्क्स रिलेटेड है, मैं वो सब पढ़ाऊँगी. थोड़ा सा मुझे टाइम दो, कंटेंट बन रहा है. ठीक है. किसी भी एक दिन मैं उसको अपलोड कर दूँगी. ओके. Now, question number 19. Who propounded the challenge and response theory? Karl Marx, Toynbee, Pareto, Sorokin. सोशल चेंज की थ्योरी है चैलेंज एंड रिस्पॉन्स थ्योरी. सिंपल सी थ्योरी है ये. द करेक्ट आंसर इज बी. प्लीज़ रिमेंबर, टॉयनबी की थ्योरी है. इस थ्योरी में हम बात करते हैं कि जो भी सिविलाइजेशन है वो अपने आप ग्रो नहीं करते हैं. वो ग्रो तब करते हैं जब उनके ऊपर चैलेंज आता है. ठीक है. कोई भी इन्वायरमेंटल डिफ़िकल्टी, कोई भी सोशल क्राइसिस या फिर किसी भी तरीके का एक्सटर्नल थ्रेट है ना, जब वो आता है तो क्या होता है? सोसाइटी में क्रिएटिविटी आती है, इनोवेशन आता है, उस प्रॉब्लम से लड़ने के नए नए तरीके आते हैं. राइट. तो उस वजह से सोसाइटी जो है वो ग्रो करती है. ओके. प्लीज़ रिमेंबर, बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी है ये. मैंने सोशल चेंज की क्लास में पढ़ाई थी. आई होप यू गाइज रिमेंबर. नाउ देखो, एक ही पेपर में सुसाइड वाले टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए हैं. लास्ट 3 दिन में हर क्लास में हमने सुसाइड का क्वेश्चन किया है. राइट. सो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये. क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि जौहर इज एन एग्जाम्पल ऑफ ईगोइस्टिक सुसाइड, अनोमिक, फेटलिस्टिक, अल्ट्रुइस्टिक. जौहर क्या होता है? जौहर एक तरह की प्रैक्टिस है जो राजपूत वुमेंस करती हैं. ठीक है. इसमें ये लोग सेल्फ सेक्रीफाइस करती हैं ताकि अपने कम्युनिटी के ऑनर को ये लोग सेव कर पाएँ. राइट. जब भी डिफीट की सिचुएशन हो. सो क्या होगा? द करेक्ट आंसर इज डी. वेरी गुड. जिन्होंने डी आंसर दिया है और जिन्होंने नहीं दिया है प्लीज समझो. देखो, अल्ट्रुइस्टिक में क्या होता है? एक्सेसिव सोशल इंटीग्रेशन. राइट. पर्सन का जो आइडेंटिटी है वो बहुत ज़्यादा टाई है
कलेक्टिव ऑनर में या यू कैन से ग्रुप में, राइट। सो इसलिए जौहर को हम लोग इस कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बात किसकी हो रही है कि पर्सन की जो आइडेंटिटी है वो कैसे पूरे ग्रुप के साथ बहुत ज़्यादा अटैच है, यानी एक्सेसिव इंटीग्रेशन है। ओके, now question number 21, what is the percentage of rural population according to India's census 2011? 68.84, 69.84, 72.20 या फिर 73.41? What will be the correct answer? The correct answer is A। जिन्हें नहीं पता था प्लीज़ नोट कर लो, रूरल पॉपुलेशन का सेंसस में जो डेटा है वो है 68.84। ओके, अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि अर्बन का डेटा क्या है फिर, तो अर्बन का जो डेटा है वो भी तुम लोग नोट कर लो, दैट इज़ 31.16। ठीक है, ये भी क्वेश्चन में पूछ सकते हैं ऐसे ही, बस रूरल हटा के तुमसे अर्बन पॉपुलेशन पूछ लेंगे। ओके, ना क्वेश्चन नंबर 22, विच इज़ नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन? इसमें से कौन सा है जो सोशल इंस्टीट्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स, परमानेंसी, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स या फिर सिंबल्स? अभी बीच में मैंने तुम लोगों को बताया था इसका कॉन्सेप्ट, सोशल इंस्टीट्यूशन, आई थिंक कल की क्लास में भी हम लोगों ने किया था, राइट। द करेक्ट आंसर इज सी। जिन्होंने सी आंसर दिया है वेरी गुड। यहाँ पर इंस्टीट्यूशन में ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल नहीं होगा, क्योंकि हमने कल ही देखा था दैट इंस्टीट्यूशन एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, राइट। इसके अंदर का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, जैसे एजुकेशन एक एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है बट स्कूल एक कॉन्क्रीट चीज़ है, राइट। तो ये सब मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्राइम इज़ नॉट डिस्क्राइब बाई लेमर्ट? नाउ क्राइम पे काफ़ी ज़्यादा कंटेंट है जो मैंने सोचा है अभी कि मैं आप लोगों को और थोड़ा दूंगी, क्योंकि क्राइम से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, और लास्ट ईयर भी CUET PG में 2-3 बार टाइप्स ऑफ क्राइम से क्वेश्चन आ चुके हैं। तो एक बार मैं इस पर और रिसर्च करके थोड़ा क्रिमिनोलॉजी के नोट्स से निकाल के आपको बताऊँगी, ठीक है। अभी के लिए यहाँ पर जो आंसर है वो क्या है बताओ। तो टाइप्स ऑफ क्राइम में लेमर्ट के टाइपोलॉजीज़ में ना क्राइम अगेंस्ट ऑर्डर नहीं आएगा, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। बाकी सारे आएंगे, और इस पर मुझे नोट्स एक्चुअली गाइज नहीं मिले, तो मैं ज़्यादा इस पर इन्फॉर्मेशन नहीं अभी दे पाऊँगी, बट मैं ऐसा करूँगी कि मैं थोड़ा और रिसर्च करके इस पर एक क्लास ही बना दूँगी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्राइम पे, ठीक है। या फिर नहीं भी अगर क्लास बना पाऊँगी ना तो मैं नोट्स शेयर कर दूँगी बना के, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 24, विच एरिया ऑफ स्टडी इज रिलेटेड विद GS घूरे? ये एक नया तरीके का क्वेश्चन है गाइज, वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। इस तरह के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन से क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है। तो ये नई इन्फॉर्मेशन है, तो नोट कर लेना। GS घूरे का जो एरिया है इसमें से कौन सा होगा? मलवन तलुका, हवेली तलुका, करीमपुर तलुका या फिर अम्बाद तलुका? सो प्लीज़ याद रखना, द करेक्ट आंसर हेयर इज़ बी, हवेली तलुका। ओके, फैक्चुअल क्वेश्चन है तो आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द पोवर्टी ऑफ फिलोसफी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कार्ल मैनहाइम, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, जिमिल? I hope everybody is giving me answer in the chat. The correct answer here is B. Please remember it is a famous book by Karl Marx, Poverty of Philosophy. और ये बुक कब आई थी ये भी देख लो, 1847 में ये बुक आई थी, ठीक है। तो एक बार कार्ल मार्क्स, अच्छा तुम लोग का होमवर्क है ये, ठीक है, दिस इज़ योर होमवर्क दैट यू हैव टू सी बुक्स ऑफ कार्ल मार्क्स। ओके, सारी कार्ल मार्क्स की बुक्स कोई एक स्टूडेंट क्रोनोलॉजी में कमेंट में मुझे बताना, जो सबसे पहले बताएगा और जिसका सही होगा आई विल पिन दैट कमेंट। ओके, एंड डोंट फॉरगेट टू टेल मी इन दी कमेंट सेक्शन कि 25 में से कितने क्वेश्चन तुम्हारे सही हुए। ओके, क्योंकि ग्रेजुअली जब क्लासेस आगे बढ़ेगी ना तो तुम खुद देखोगे कि तुम्हारा कैसे इम्प्रूवमेंट हुआ है। ओके, नाउ दोज ऑफ यू हु आर वॉचिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम एंड आपको पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। ओके, प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, सारी चीज़ें मैंने ऑर्गेनाइज़ कर रखी हैं इसमें। अच्छा, टेलीग्राम ज़रूर से ज्वाइन कर लेना क्योंकि PDF यहीं मिलेगा, और ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम है गाइज़। यही वो टेलीग्राम है जहाँ पर तुम्हें मुझे मैसेज करना है अगर तुम बैच ज्वाइन कर रहे हो या फिर अगर तुम टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि टेस्ट सीरीज़ हो या बैच हो, अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं, तो वो लिंक तुम्हें तभी मिलेगी जब तुम मुझे अपना email ID दोगे, मैं चेक करूँगी और उसके बाद ही ग्रुप का लिंक मिलेगा। ओके, एक चीज़ और है, गेट का एक 99 रुपीज़ में मैं टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ, जिसमें कि हम क्या करेंगे, उस एक टेस्ट में 10 टेस्ट होंगे टोटल, ठीक है। मैं अभी बता देती हूँ, अभी आज शाम को ही मैं वो शेयर कर दूँगी। टोटल 10 टेस्ट हम लोग इसमें करेंगे, ठीक है, एवरी सेकेंड डे करेंगे। और इसमें क्या बता रही थी मैं, हाँ, इसमें 10 को MCQs होंगे, ठीक है, 20 MSQ होंगे, ठीक है, और 5 MCQ और होंगे।
तो 5 MCQ तुम्हारे जो होंगे वो -2 वाले होंगे, मतलब अगर सही होगा तो 2 मार्क्स, गलत होगा तो -2। और ये जो होंगे MCQ ये -1 वाले होंगे, यानी सही होने पे 1 मार्क, गलत हो गया तो -1। ऐसे ही तुम्हारा गेट का मार्किंग भी है, ठीक है। MSQ की कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, बट 1 मार्क्स का भी आ सकता है, 2 मार्क्स का भी आ सकता है। तो हम क्या करेंगे कि 2 मार्क्स वाले टेस्ट में करेंगे, ठीक है। तो ये पैटर्न पे मैं टेस्ट बना रही हूँ, तो तुम लोग जो भी गेट के स्टूडेंट्स हो अगर इंटरेस्टेड हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। इसकी इन्फॉर्मेशन मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगी। एंड दिस इज़ द ऐप गाइस जो तुम लोग को डाउनलोड करना है। इसका ये जो टेस्ट सीरीज़ का सेक्शन है ना, इसी में तुम लोगों को मिल जाएगा गेट का टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। और इवन जो अभी फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ है वो भी यहीं पे मिल जाएगी। बाकी पेड कोर्स में जाओगे तो CUET PG का कोर्स मिल जाएगा, ओके। और भी चीज़ें हैं जो मैं फ्री PDFs में और फ्री बुक्स में ऐड कर रही हूँ अभी थोड़ी देर में, तो ये भी तुम लोग देख लेना, ओके। ऐप ज़रूर से डाउनलोड कर लेना। कल मिलते हैं, बाय बाय गाइस, कीप लर्निंग।